अस्सलाम वालेकुम। जो भी कान मुझे सुन रहा है, जो भी आंख मुझे देख रही है, दुनिया में जहां भी मेरी आवाज जा रही है, उन सबको खालिद उमर बट की तरफ से प्यार भरा सलाम। कल जो हमने वीडियो बनाई थी, जो आपने देख ली है, वो पार्ट 1 था, जो वॉर हिस्टीरिया के ऊपर मैंने बनाई थी, जो गोदी मीडिया के ऊपर हमने डिस्कशन की थी, कि जो हमने बताया था कि कैसे गोदी मीडिया काम कर रहा है वॉर हिस्टीरिया के ऊपर। आज हम डिस्कशन में लेके आएंगे मोदी सरकार को, मोदी के एक्शंस को, और इसके साथ साथ इसमें टच देंगे हम इंग्लिश लिटरेचर का, कौन कौन से ग्रेट नॉवेल्स हैं जो वार्स के ऊपर बने हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ देख लेंगे कि जो बीए में कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स हुए हैं, और जो आपका कोर्स है बीए का या इंग्लिश का, उसमें से भी कोई हम ढूंढ के सर्च करके हम लेके आए हैं आपके लिए कि उसमें कौन कौन से ऐसे नॉवेल्स या पोएम या ऐसे है जो वार के ऊपर है। तो इसके साथ साथ आज हम एक सेंटेंस भी लेके हैं आपके लिए वार के ऊपर, और बड़ा ही आपको पसंद आएगा वो सेंटेंस। और इसके साथ साथ हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वो लास्ट पार्ट होगा इसी सीरीज का, जो कि हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बात करेंगे, इफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, सॉल्यूशंस देंगे कि कैसे ये दोनों कौमों में जो अमन लाया जा सकता है। और स्टे ट्यून्ड विद मी, मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर बट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बादब। वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कशन करते हैं सैटायरिकल नॉवेल्स के ऊपर, कि कौन कौन से ऐसे नॉवेल्स हैं जो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है वॉर्स के ऊपर। उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है स्लॉटर हाउस 5, जो कि लिखा गया था 1969 को बाय कर्ट वेनिकट। ये जो बैकड्रॉप है इस पूरे नॉवल का, वो वर्ल्ड वॉर 2 है, जो कि आपको पता है ये वो जो वर्ल्ड वॉर 2 थी 1939 से लेके 1945 तक थी। जो सेकंड नंबर पर आता है वो है द नेकेड एंड द डेड बाय नॉर्मन मेलर। ये भी जो नॉवल है, ये भी जबरदस्त नॉवल है, अगर आप इसको पढ़ें तो आपको बहुत मजा आएगा। ये 1948 को लिखा गया था और ये बड़ा मशहूर नॉवल है। जो थर्ड नंबर पे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ नॉवल, जो सैटायरिकल नॉवल है, जो वॉर्स के ऊपर है, वो है जनरेशन किल बाय इवान राइट। ऑन इराक इन्वेजन के ऊपर है ये, यानी कि जो इराक पर जो हमला हुआ था यूएस मिलिट्री ने जो किया था 2004 में, ये लिखा गया है, ये उसके ऊपर है। इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है और बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नॉवल है। जो चौथे नंबर पे मैं लाया हूँ, वो लाया हूँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे को, जो एक ग्रेट एक पेसिमिस्टिक टाइप का जो लिटरेचर का बहुत बानी जिसको आप कहते हैं वो कहा जाता है नॉवेलिस्ट में। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो बहुत मशहूर है अपने पेसिमिस्टिक अप्रोच को लेकर, जो हार्डी के बाद बड़ा मशहूर है अपने नॉवेल्स में। तो इसका जो सबसे जबरदस्त नॉवल है वो है फॉर हुम द बेल टोल्स। ये 1940 को लिखा गया था, और इसी का ये अभी इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है। और जो पुराना कोर्स था उसमें भी एक और नॉवल भी है, वो भी जंग के ऊपर है, ए फेयरवेल टू आर्म्स। ये 1929 को लिखा गया था। तो ये जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है ये क्यों होती है, ये आपको पता भी है। जंग जो भी देखेगा तो क्या होगा, उसके अंदर क्या फीलिंग्स आएंगी, यही फीलिंग आएगी कि पूरा सिनारियो जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का था वो दोनों जंग अजीम उसने देखी थी, जिसकी वजह से इसकी जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है वो आया होती है अपने इस नॉवेल्स में। जो जितने भी इसके नॉवेल्स हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक अप्रोच को लेके आता है, और ये हार्डी भी ऐसा ही करता है। इसने दोनों जंग अजीम देखी थी, जिसकी वजह से वो ऐसा लिखता है। तो जबरदस्त पांचवा जो आपका नॉवल है, जो कि आइकॉनिक उसकी लाइंस हो गई हुई, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस अपने एक लेक्चर में भी दिया था, टू बी या नॉट टू बी, जो शेक्सपियर की ग्रेट लाइंस थी। ये भी है कैच 22 बाय जोसेफ हेलर का। ये 1961 में लिखा गया है, एक नॉवल है जिसका भी बैकड्रॉप वर्ल्ड वॉर 2 है। ये ऐसा जबरदस्त नॉवल है, इसकी जो आइकॉनिक लाइन है ये कैच 22, ये एक फ्रेज बन गई है, जैसा कि कोई चीज़ किसके साथ जो लिंक अप हो जाती है, अगर मैं ये करता हूँ तो ये प्रॉब्लम होती है, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यानी कि सारे फंस जाते हैं जिस पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड कैच 22। यही पोजीशन आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल मिलेगी कि पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, ईरान,
ईरान, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना कैसे कैच 22 होने जा रहा है, जो क्लैश हो रहा है सिविलाइजेशन का और क्लैश है ये कंट्रीज का, नेशनलिटीज का, जिसकी वजह से जंगें होने के करीब करीब है। जो वर्ल्ड वॉर 3 की भी बड़ी आमद है, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब की दफा लाखों नहीं करोड़ों बंदे मरेंगे, अल्लाह ना करे। तो यही वॉर हिस्टेरिया होता है, जो मैंने कल आपको अपने एक लेक्चर में भी बताया था कि कैसे मोदी जो है वॉर हिस्टेरिया पिला रहा है। इसके बाद हम नॉवल जो 6 नंबर पे है वो उसकी बात करते हैं, ए टेल ऑफ टू सीरीज की, जो चार्ल्स डिकेंस का है। ये भी बड़ा जबरदस्त नॉवल है, आप इसको जरूर पढ़ें। हम इंग्लिश में है ये, इसमें भी 2 शहरों के बारे में बात होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट हुआ था उसमें भी। आपको पता है कितने ज्यादा लोग मरे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी। इसके बाद हम तज़किरा कर लेते हैं एक और नॉवल की, जो है एनिमल फॉर्म, जो कि एक नॉवेला है। नॉवेला कहते हैं छोटे नॉवल को, जो बिल्कुल स्मॉल सा होता है, जैसे ओल्ड मैन द सी भी आप कह सकते हैं। ये जो एनिमल फॉर्म है, ये इतना जबरदस्त नॉवल है, इसमें इतनी जबरदस्त सिमिलीज और मेटाफर्स यूज किए हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने ये लिखा था, और इसमें जितने भी बड़े बड़े उस दौर के स्टॉलन और रशियन के जितने लेनिन, उनको उन्होंने तशबीह दी थी। किसी को पिग कह दिया, सूर, किसी को डॉग, किसी को किसका नाम, किसी को किसका नाम, और उसने कमाल की सिमिलीज बयान की थी। और आज का जो सेंटेंस है वो भी मैं इसका ही तज़किरा अगर आ ही गया है, जो मोदी सरकार के ऊपर भी गिर रहा है, और मैं उसको अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल का तज़किरा अगर हुआ है तो इसके साथ साथ मैं आपको आज का सेंटेंस भी बयान कर देता हूँ, जो वो बड़ा मजेदार लगेगा। जॉर्ज ऑरवेल कहता है, द क्विकेस्ट वे ऑफ एंडिंग अ वॉर इज टू लूज इट। ऐसा ही हुआ है इंडिया के साथ, कि उसने जल्दी जल्दी अपनी हार तस्लीम कर ली। जब उसके 5 से 7 कहते हैं कि जहाज गिरे, और वो भागा भागा अमेरिका के पास गया कि जनाब मुझे बचाएं बचाएं बचाएं। तो पहले बढ़िया वो मार रहे थे गुलाटियां के, पता नहीं क्या हो जाएगा, राफेल आ जाएगा। हम बीए की एक पोएम का तज़किरा कर लेते हैं, जो W.H. ऑर्डर ने लिखी थी, से दिस सिटी हैज 10 मिलियन सोल्स। ये भी बड़ी जबरदस्त पोएम है। जब जर्मन ने पोलैंड पर हमला कर दिया था, जो हिटलर था, और कैसे यहूदियों को वहां भागना पड़ा था, और कैसे उनकी जो जिंदगी थी जीर्ण हो गई थी, और कितने लाखों यहूदी हिटलर ने मारे थे। ये उसके ऊपर है कि कैसे रेफ्यूजीज वो होकर मुख्तलिफ कंट्रीज में गए थे, और वो उसमें W.H. ऑर्डर बयान करता है कि हम, वो कहता है कि जो है चरिंद परिंद जितने भी हैं वो हमसे अच्छे हैं, क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई भी मजहब नहीं है, और उनका कोई भी कंट्री नहीं है, वो जहाँ चाहें उड़ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। हम बहुत अबतर है, आपको पता है जब इसका घर ना हो, जो आज गजा में आप देख सकते हैं क्या हालात हैं, जो जितने भी लोग वहाँ हैं आबाद हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। और चाइना ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और उनको खाना पहुँचाया। हमारे मुसलमान हुक्मरानों को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि उनकी वो ज़रूर मदद करें। अल्लाह ताला इनको इतनी फैसिलिटीज़, इतने पैसा दिया है, लेकिन ये फिर भी दुनिया के अमन के लिए कुछ कर नहीं रहे, और उनको ख़ास तौर पर मुसलमानों की जो अबतर हालत है, ये उनको देख नहीं रहे। पता नहीं ये कौन सी नींद में सोए हुए हैं। अल्लाह ताला इनको उस नींद से जगाए, नहीं तो मौत तो बस करीब तर है। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम तज़किरा कर लेते हैं रशियन रेवोल्यूशन का, जो 1921 से लेके 1922 तक लड़ी गई है। तकरीबन वो एक साल में तकरीबन 7 से लेके 12 मिलियन इंसान इसमें मर गया था। यानी कि 12 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ 20 लाख इंसान। ये जस्ट एक साल में लड़ी गई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन इससे भी ज्यादा इसका वो इम्पैक्ट था, जो इससे भी ज्यादा लोग मरे थे उसमें। तो ये जो रशियन रेवोल्यूशन थी ये तकरीबन एक साल रही है, और उसका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो तकरीबन 1789 से लेके 1802 तक लड़ी गई थी। तकरीबन ये 11 और +2 कर दें तो तकरीबन 13 ईयर्स तक ये लड़ी गई थी। इसमें तकरीबन 1.4 मिलियन लोग मरे थे, 1 करोड़ 40 लाख। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये भी तादाद कुछ भी नहीं है जो वर्ल्ड वॉर्स में मरे थे इंसान। मैं इसलिए ये आदात से शुमार लेके आया हूँ कि जब मेरा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो मैंने मोदी के ऊपर करना है, और जो जंग हिस्ट्रिया फैला रहे हैं लोग, जिनको शर्म हया नहीं आ रही कि लोग कितनी अजीरन लाइफ गुजारेंगे जो बच जाएंगे। वैसे तो बचना भी किसी ने नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्या खंडरात ही रह जाएंगे, क्योंकि इस दफा जो बॉम्ब्स हैं, जो पहले बॉम्ब बने थे उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो डेथ टोल हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 का तज़किरा हम कर लेते हैं, जो
1914 को स्टार्ट हुई थी, 1980 तक रही थी। इसमें तकरीबन 15 से लेके 22 मिलियन लोग मर गए थे, और कितने इंजर्ड हुए होंगे, कितने जख्मी होंगे, कितनी उनकी लाइफ तबाह बर्बाद हो गई होगी, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसमें अगर हम बात करें सिर्फ मिलिट्री के अगर लोग मरे हों, वो तकरीबन 11 मिलियन लोग हैं। ये आदाद शुमार मैंने गूगल से ली, आप इसको जाके चेक भी कर सकते हैं कि कितनी ह्यूज अमाउंट में कैजुअलिटीज हुई थी इंसानियत की। और ये किसने की थी आपको पता है? जिससे भी 1 2 4 5 बंदे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, फिर इनको पता नहीं होता कि इसका एंड कहाँ तक जाएगा। ये बस स्टार्ट करने की देर होती है, और उसके बाद अल्लाह ना करे इतनी तबाही है कि इंसान इसको ना सोच भी नहीं सकता। जब भी कुछ सोचेगा, उसके अंदर से जो भी उसकी माइंड अप्रोच है, जिसका दिल है, वो काम उठेगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्या है। हर तरफ गूंज होगी बम्बों की, और इतनी लाशें, और इतने अल्लाह रहम करे मसले, और इतनी तबाही है कि इंसान इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की। ये स्टार्ट हुई थी 1939 से लेके 1945 तक, ये तकरीबन 6 साल रखी थी। इसमें तकरीबन 70 मिलियन इंसान मरे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी कैजुअलिटीज होंगी, कितनी डेथ टोल्स थी, ये कितनी सिविलियंस। इसमें जो सिविलियंस लोग थे वो तकरीबन 40 मिलियन लोग थे जो कि मरे थे, और जो हम मिलिट्री को और सिविलियंस को शामिल इकट्ठा कर ले तो ये तकरीबन 70 मिलियन बनते हैं। अब 1 मिलियन में 10 लाख होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये कितनी ह्यूज अमाउंट है। और ये जो मैंने पूरा बताया है आपको, ये सारा इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से बात की है कि कैसे इंग्लिश लिटरेचर वॉर्स के ऊपर भी लिखता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बयान करता है कि वॉर बहुत ही डेंजरस चीज होती है, इसमें बहुत डिस्ट्रक्शन होती है, डिके होता है इंसानियत का, और इसमें पीस नहीं होता। इस पार्ट में हमने देख लिया कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से ऐसे नॉवेल्स हैं, और हमने वॉर्स के ऊपर भी देख लिया, जो भी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुई, और जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन हुई। अब हम बात कर लेते हैं मोदी को, जिसको हम चाय वाला भी कहते हैं। आप खुद इमेजिन कर ले, एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। इसको हम नहीं डिस्कशन में लेके आते कि यार एक चाय वाला कैसे बन सकता है। मेहनत करके कुछ भी कोई इंसान कोई भी चीज अचीव कर लेता है, लेकिन बात है सारी फहम की, शऊर की, सेंस की, सेंसिबिलिटीज की। एक पढ़ा लिखा बंदा, शऊर वाला इंसान, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये वॉर हिस्टीरिया वाला बंदा है, बीजेपी से इसका ताल्लुक है, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। ये रिचेस्ट पार्टी है इन दिस वर्ल्ड की, क्योंकि ये पैसा अब कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, ये भी आपके लिए एक मुहिम्मा है, एक मिस्ट्री है। हो सकता है कि ये जो पैसा है इसको ऐसी लॉबिस दे रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम जो कर रही हैं, उसमें वो जूश जो लोग हैं वो सब सारे फहरिस्त हैं। और ये RSS से ताल्लुक रखने वाला एक इंसान है, जिसको हम उसका मुहफ़्फ़ हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो नेशनलिस्ट और जिंगोइज्म को फैलाते हैं। अब ये नेशनलिज्म और जिंगोइज्म क्या होता है? इसको हम कहते हैं कट्टर जो हिंदू होते हैं, जो बहुत ही जंगो जदल, लड़ाई, मार दो, कत्ल कर दो, इसके ऊपर जो बिलीव करते हैं, जिसमें सेंस और शऊर नहीं होता, वो लोगों के लिए, इंसानियत के लिए जो काम नहीं करते। ये एक ऐसा इंसान है जो कहता है मार दो बस सबको। इसने दोबारा जंग करने का ना 50,000 करोड़ रुपया आप इमेजिन करें आर्मी को दोबारा दिया है। ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की ये कोशिश करने वाला है वंस अगेन, और ये दोबारा इंशाल्लाह मुंह की खाएगा। और ये प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करे, और ख़ास तौर पर गिलगित-बल्तिस्तान या कश्मीर के ऊपर। सिफारती महाज पर मोदी बहुत ज़्यादा इसकी जिल्लत हुई है। जहाँ भी ये जा रहा है, जहाँ भी ये कोई भी फंक्शंस कह लें, जो भी जहाँ भी ये जाता है, इसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है दुनिया में। इसकी मीम्स बनाई जा रही हैं। अब ये क्यों बना रही है? इसका खुद मीडिया इसको जलील कर रहा है कि तुम पहले तो कहते थे कि अगर राफेल होता तो पता नहीं क्या हो जाता, अब तो राफेल भी था फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसका गुरूर खाक में मिला हुआ है आजकल। क्यों जी? ये कहते हैं छोटे बंदे को जब बड़ी सीट मिल जाती है ना तो वो अपना आपा खो देता है। इसकी भी वही हालत है। ये गोदी पपिट जो मीडिया है, और जो उसका जो बड़ा ही पायनियर, जिसको आप ये समझ के बैठे हैं, जो उनका मेजर है, मेजर गौरव आर्या,
इसको हमने कल भी जिसके ऊपर डिस्कशन की थी, ये भी करता है मार दो मार दो मार दो, पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दो, बम फेंक दो, जैसे जनरल बख्श भी भौंक रहा है और वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है और गंदी बातें करता है, गालियाँ देता है। और ये जो मेजर है, इसका इन्होंने नाम रखा हुआ आजकल मीडिया ने, ये गोबर लाचारिया है, ये गोबर वाला इसका माइंड है। और ये जो मोदी सरकार है आजकल आलमी शर्मिंदगी से दो चार है, इसको अंदाजा ही नहीं है ये जो वॉर शरिया फैला रहा है कि ये दुनिया को कहां तक लेके जाएगा। आपने बीए की इंग्लिश में जो एक ऐसे है इचिमारो का, वो जरूर उसको पढ़ें, वो देखें। और उसने नागासाकी के ऊपर लिखा है कैसे फैट बॉय जो 9 अगस्त को 1945 को कैसे वो जो गिरा था, और 6 अगस्त को लिटिल बॉय जो गिरा था हिरोशिमा के ऊपर, उसने क्या क़यामत आई थी। धुआं बन के लोग 1 लाख लोग इंसान मर गए थे और ये बच गया था, ये नहीं गया था इचिमारो उस दिन स्कूल। और ये उसका पूरा से मंजर बयान करता है कैसे लोगों की इसने लाशें देखी, जले इकट्ठे हुए लोगों की लाशें देखी। ये जो वॉर शरिया फैलाने वाले लोग हैं, इनको भी शर्म हया बिल्कुल नहीं आ रही कि अमन लाएं दुनिया में तालीम लाएं जो कि कम है। और ये जो इंडिया बड़ा बन रहा है ना कि जी बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा आ गया है और इनकी शुमारियात स्टैटिस्टिक्स के बड़ी तरक्की हो रही है, वो रियलिटी में ऐसा नहीं है। जैसे हुकूमतें करती हैं ना, ये भी वैसे ही है। हकीकत में गुर्बत है वहाँ बहुत ज़्यादा, मैं अगर कहूँ ना पाकिस्तान से भी ज़्यादा गुर्बत है। बेचारे 100 रुपये 200 रुपये के लोग वहाँ मर रहे हैं, लेकिन इनको कोई नहीं शर्म आती कि ये कितना पैसा किस में लगा रहे हैं खरीदने के लिए जो वॉर्स जो एम्बिशन है और जो असला है दुनिया से लेकर आ रहे हैं, किसके लिए जी, पाकिस्तान को मारने के लिए। और इनको बिल्कुल हया शर्म वो गैरत कुछ नहीं आ रही कि ये सारा पैसा अगर इंसानियत के लिए खर्च करें तो कितना दुनिया में अमन भी लाया जा सकता है, तरक्की भी हो सकती है और एजुकेशन किस लेवल तक पहुंच जाएगी और इसमें कितना फायदा होगा इंसानियत का। अमन की बात ये बिल्कुल नहीं करता। जब भी कोई मीटिंग करता है ये यही कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दो, ये कर दो। इनको तो फौजी जो हैं वो समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं मुमकिन है, वो भी एटॉमिक कंट्री है, ऐसा नहीं करो, लेकिन ये बाज आने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ जी आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल हम तज़किरा करेंगे इसकी जो सॉल्यूशंस हैं, कॉजेज हैं, और उसके ऊपर जो हम कल इंशाल्लाह कोई सेंटेंस भी लेके आएंगे और कल इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं, या परसों जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो लास्ट पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। मैं हूं प्रोफेसर खालिद उमर भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेचर फॉर बात।